अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मजे में हैं? जिंदगी गुलजार है या बेजार है? आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे कंफर्म कर दें। चलिए सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास की इब्तिदा करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे आगे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया सर? अब तक हमने पढ़ा था कि हमें IFRS 16 के अंदर लेसी अकाउंटिंग पे आए थे। हमने कहा था उसके लीज पर, लीज के अंदर 4 बातें होती है। स्पेसिफाइड एसेट होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, और हमने कहा कि जो एक कंसिडरेशन के अगेंस्ट होता है और लीज टर्म होती है। लीज टर्म के अंदर हमने कहा एक्सटेंशन पीरियड भी होता है और टर्मिनेशन पीरियड भी होता है। एक्सटेंशन पीरियड को तब लेंगे जब एक्सटेंशन पक्की हो, और टर्मिनेशन पीरियड को तब लेंगे जब हमने कहा जब हमें यकीन होगा कि हम टर्मिनेशन नहीं करेंगे, उसको काउंट करेंगे। फिर आगे आए और हमने आगे आते हुए पढ़ा था कि सर हमारे पास जो है लेसी के लिए हर लीज फाइनेंस लीज होती है, लेकिन 2 ऑप्शनल एग्जाम्पशन थी। वो 2 ऑप्शनल एग्जाम्पशन कौन सी थी? हमने कहा सर वो जो 2 ऑप्शनल एग्जाम्पशंस थी उनमें पहली एग्जाम्पशन थी हमारे पास, कौन सी सर? पहली एग्जाम्पशन थी कि लो वैल्यू एसेट। लो वैल्यू हमने कहा 2 तरह से हो सकता है, नेचर वाइज और वैल्यू वाइज। नेचर वाइज लो वैल्यू एसेट का मतलब क्या है सर? कि नेचर के हिसाब से वो है लो वैल्यू, और वैल्यू के हिसाब से हमने कहा कि सर वैल्यू वाइज लो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो है $5000 या उससे कम। सही है सर? नेचर वाइज लैपटॉप, कंप्यूटर, इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब चीजें। सही है सर? सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा। मजीद आगे बढ़ते हुए मैंने पढ़ा कि जो है हमारे पास लेसी की फाइनेंस लीज के अंदर लीज लाइबिलिटी में 5 चीजें आती हैं। क्या क्या सर? रेंटल्स, वेरिएबल पेमेंट्स, इन्फ्लेशन पे, इंडेक्स पे डिपेंड करती हैं, GRV लेसी की मजबूरी, BPO लेसर की मजबूरी, और आखिरी चीज, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, आखिरी चीज क्या थी सर? आखिरी चीज थी टर्मिनेशन पेनल्टीज, अगर हमें लगता है हम टर्मिनेट करेंगे। सही है सर? फिर हम मजीद आगे बढ़े थे। मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था राइट ऑफ यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। डिस्काउंट करते हैं किस पे? डिस्काउंट करते हैं मार्केट रेट पे। डिस्काउंट करते हैं किस पे सर? डिस्काउंट करते हैं उसको इम्प्लिसिट रेट पे, और इम्प्लिसिट रेट नहीं हो तो इंक्रीमेंटल रेट पे। सही सर? एक बच्चे ने मुझसे सवाल भी पूछा सर इम्प्लिसिट रेट और इंक्रीमेंटल रेट में क्या फर्क है कॉन्सेप्ट के अलावा वर्बली। तो मैंने कहा इम्प्लिसिट रेट वो रेट होता है जो कि लेसर का रेट होता है, छुपा हुआ रेट, मतलब इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ, एक्सप्लिसिट मतलब खुला हुआ, और इंक्रीमेंटल रेट जो लेसी का इंक्रीमेंटल जो उसको इजाफी लोन वोन देना होता है। सर फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा राइट ऑफ यूज में लीज लायबिलिटी जाती है, दूसरी चीज आती है आपके पास डाउन पेमेंट, उसमें से लेस करते हैं इंसेंटिव, और तीसरी चीज आ जाती है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। IFRS 16 वाली भी और IAS 16 वाली भी। और चौथी चीज क्या होती है सर? चौथी चीज होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उनके अंदर इंक्रीमेंटल डिस्काउंटेड यूज करते हैं। फिर आगे बढ़े थे। आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? जल्दी बताएं। आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था इसके एक्सट्रैक्ट्स में 5 चीजें आती हैं। लीज लाइबिलिटी का हमने कहा करंट पोर्शन, नॉन करंट पोर्शन, राइट ऑफ यूज, इंटरेस्ट पेबल, और 5वीं चीज थी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। P&L में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर सर आगे आए थे, हमने पढ़ा था लेसर अकाउंटिंग। लेसर के लिए हर लीज फाइनेंस लीज नहीं होती, उसके लिए 8 में से एक भी बात हो जाए तो फाइनेंस लीज है। उसमें पहली बात क्या थी? ओनरशिप ट्रांसफर हो, एक्सरसाइजेबल BPO हो, इकोनॉमिक लाइफ का यूजफुल लाइफ मेजर पोर्शन हो, और चौथी बात क्या थी कि सर प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट्स करे फाइनेंस का फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पोर्शन, और इसके बाद हमने कहा स्पेशलाइज नेचर हो। फिर आगे आए, और हमने कहा सर आगे आते हुए और क्या पढ़ा था हमने? अभी पढ़ते हैं सर। आगे आते हुए और हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 चीजें और थी, गेन लॉस लेसी की तरफ एक्रू हो, और टर्मिनेशन के जो लॉसेज हो वो भी जो है लेसी बियर कर रहा हो, और हमने कहा सेकेंडरी पीरियड हो जिसके अंदर रेंट कम हो। ये 8 में से एक भी बात, अगर एक भी बात सर हो गई तो फाइनेंस लीज, और अगर एक भी नहीं हुई तो कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था।
और मैंने अकाउंटिंग देखी थी नॉर्मल लेसर की, किस तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट होती है, और नेट इन्वेस्टमेंट में भी हमने कहा दो फॉर्मूले, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी नॉर्मल लेसर के लिए, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी की मदद से हम रेंटल्स वगैरह निकाल सकते हैं। फिर हम आ गए थे मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर पे। ये मैन्युफैक्चरर और डीलर नामी दरिंदा कौन होता है? हमने कहा मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर वो लेसर होता है जो राहे रास्त से क्या हुआ हो, भटक गया हो। सर अच्छा ये आदमी करता क्या है? ये हमने कहा कि ये आर्टिफिशियली लो रेट डाल के अपना नॉर्मल प्रॉफिट जो कि फॉरेन रिकॉग्नाइज होता है वो फॉरेन ज्यादा कर देता है और इंटरेस्ट इनकम कम रखता है। स्टैंडर्डनेस को रोकने के लिए कहा कि भैया तुझे तीन चीजें करनी है। पहली चीज रेवेन्यू, रेवेन्यू जो है वो लोअर ऑफ होगा फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स डिस्काउंटेड एट कौन सा रेट? मार्केट रेट। फिर और आगे बढ़े, अगली चीज क्या थी? हमने कहा कॉस्ट में से इन्वेंट्री माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजी आरवी। और तीसरी चीज हमने कहा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इसकी कहां चार्ज होती है? पीएनएल में। फिर कल हमने स्क्वायर वाला सवाल देखा जिसके अंदर आर्टिफिशियली लो रेट था, उस केस में हमने कहा नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू। इसके केस में नेट इन्वेस्टमेंट वैसे फेयर वैल्यू होती है, लेकिन अगर आर्टिफिशियली लो रेट होंगे तो ये नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू वाला सीन खत्म, टाटा बाय बाय। सही है सर, ये हमने सर कल की क्लास तक पढ़ लिया था। क्या यहां तक हम सब क्लियर हैं पूरे वाले? तो कह दें सीसी यस सर कह दें। क्या अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो कह दें सीसी यस सर। इस वाले केस में जब आर्टिफिशियली जो है नेट इन्वेस्टमेंट होगी तो ये फेयर वैल्यू नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए जी ऑनलाइन वाले बच्चों आपका जवाब चाहिए। कहीं शाहजैन बुकती नहीं आए आज? चलिए सर अब आगे बढ़ूंगा। अब आगे बढ़ते हुए हमने कहा अब हम आएंगे एफएफआर वाली लीज की चीजों पे। उसमें हमारे पास है पहली चीज कि सर लीज में तब्दीली भी तो आ सकती है ना सर? यार इसमें इंक भी भर और पानी भी भर गया भाई। वालेकुम सही है सर। लीज की जब हम चेंजेस की बात करते हैं, हमने सर लीज की चेंजेस किस किस तरह की हो सकती हैं, पहले इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे के भैया लीज की चेंजेस किस किस तरीके से किस किस तरह की हो सकती है। ठीक है सर, तो लीज की चेंजेस किस किस तरह की हो सकती हैं अभी ये हम पढ़ने वाले हैं। सर लीज की चेंजेस में आते हैं सर, एक चीज जो ये हो सकती है, आप लेसी थे, आपने एस्टिमेट किया था कि मैं ऐसे 5 साल की टर्म में 2 साल का एक्सटेंशन ऑप्शन है, मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, 5 साल के बाद जो है दे दूंगा वापस एसेट। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ऐसे 2 साल गुजर गए बेनिफिट का, तो मैं लीज को एक्सटेंड करूंगा। सही। दूसरा केस, लेसर और लेसी ने एग्री किया हुआ था कि हम जो है भैया 5 साल के लिए एसेट को रखेंगे जिसपे लीज पे। कितने साल के लिए एसेट को लीज पे रखेंगे? 5 साल के लिए। लेकिन आगे जाके तीसरे साल में लेसर लेसी ने एक दूसरे को कहा कि यार देखो एसेट सही है, लीज पर जा रहे सब कुछ है, तो लेसी ने लेसर को कहा कि एक काम ये करते हैं कि लीज टर्म को अब 5 साल से जाके हम 8 साल कर लेते हैं। सही है सर। एक तो पहले से एक्सटेंशन ऑप्शन था, लेसी ने उसको चेंज कर लिया। दूसरा जो हमने कहा कि पहले से एक्सटेंशन ऑप्शन नहीं था, बाद में दोनों ने मिलके क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। ऐसा ही है। अब इधर देख लेना, लीज चेंजेस, और हमने कहा जब लीज में चेंजेस होती हैं तो उसके लिए 2 तरह के अल्फाज यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं रीअसेसमेंट और एक को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। एक लीज की चेंजेस होती है रीअसेसमेंट और एक होती है मॉडिफिकेशन। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, कैसा फर्क है, उसको हम पढ़ते हैं। सर एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको आपकी जिंदगी से रिलेटेड, प्रैक्टिकल लाइफ से आपकी जिंदगी।
आप सीए कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप सीए कर रहे थे और अचानक से आपका दिल चाहा कि यार सीए में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मुश्किल है, एसीसीए कर लेता हूं, एसीसीए कर लेता हूं। आपका दिल चाहा कि मैं एसीसीए कर लेता हूं अचानक से, और आपने किसी से बगैर पूछे है ये आप एसीसीए कर अगर सकते हैं, तो ये है कैरियर रीअसेसमेंट। ये क्या है, कैरियर रीअसेसमेंट। आपने खुद ही सीए शुरू किया था, अब एसीसीए आपने कहा कि भाई मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, सीए में बहुत टाइम लगता है, ये वो बहुत मसले की चीज है, ये वो, आपने कहा मैं शिफ्ट हो जाता हूँ किसमें, एसीसीए में। तो इसको हम कहते हैं कैरियर रीअसेसमेंट, कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन। आपने खुद से सीए नहीं किया था, किसी के कहने पे आप सीए कर रहे थे, किसी की ख्वाहिश पे आप सीए कर रहे थे। आपने कहा कि भैया मिल के सीए कर, मतलब मैं सीए करता हूँ, सही है, मैं सीए करता हूँ, और उसने भी कहा कि जी जी आपको सीए ही करना है, तभी अम्मी मानेंगी वरना नहीं मानेंगे। अब आप किसी की खातिर सीए कर रहे थे, लेकिन बीच में आपको लगा कि सीए बहुत मुश्किल है भाई, मुझसे ना हो पाएगा। आपने कहा हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा, लेकिन एसीसीए जो है ना उससे जल्दी हो जाएगा, सही है सर। आपने कहा जल्दी से एसीसीए करूंगा तो जल्दी शादी भी हो जाएगी, है ना। अब आपने सीए से जाना है किस पे, एसीसीए पे, लेकिन अब आप ये डिसीजन खुद नहीं ले सकते, आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि देखो तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए, तुमसे मशवरा कर कर, तुम्हारी इजाजत से मैंने सीए शुरू किया था, और अब मैं एसीसीए करना चाह रहा हूं, तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं एसीसीए कर लूं, है ना सर। इसको कहते हैं कैरियर मॉडिफिकेशन। क्या मतलब सर, रीअसेसमेंट में आपको इजाजत की जरूरत, खुद आपके अंदर से आवाज आई कि भाई तू गलत जा रहा है। मॉडिफिकेशन में आपको इजाजत की जरूरत है। यहां पर लेसी के पास ऑप्शन था पहले ही एग्रीमेंट के तहत कि भैया 5 साल लाइफ थी लेकिन 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। लेसी ने पहले सोचा था 5 साल के लिए रखूंगा, आगे जाके उसका मूड बना नहीं नहीं 7 साल के लिए रखूंगा, दूसरे साल में, तीसरे साल में। तो ये है रीअसेसमेंट। यहां पर ऑप्शन नहीं था, लीज टर्म 5 साल की थी, दूसरे साल में लेसी का दिल चाह के नहीं यार ये एसेट बहुत अच्छा है, इसको मैं अपने पास लीज के लिए रखूंगा 7 साल के लिए। अब उसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेंज कराना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी। तो हमने कहा ये क्या हो जाएगी, मॉडिफिकेशन। तो रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन हमारी क्लियर है सर, कि रीअसेसमेंट में लेसी का खुद दिल चाहेगा, सही है सर। तो आए सर, रीअसेसमेंट क्या होती है, अभी मैं मॉडिफिकेशन को नहीं पढ़ाऊंगा इसका, लेकिन आपको डब्बा खाली छोड़ देना है। चेंज ड्यू टू चेंज इन इनिशियल estimates and judgments of lessee सही है सर। हमने कहा अगर कोई ऐसा चेंज है जो ड्यू टू चेंज इन इनिशियल एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स ऑफ लेसी आ रहा है, वो हमने कहा सर क्या हो जाएगी हमारे पास, रीअसेसमेंट। अब रीअसेसमेंट की भी फर्दर 2 शाखें निकलेंगी। कितनी शाखें निकलेंगी, 2 शाखें। चेंज इन असेसमेंट ऑफ लीज टर्म, चेंज इन असेसमेंट ऑफ लीज टर्म, और बीपीओ एक्सरसाइजिंग एस्टिमेट, और बीपीओ एक्सरसाइजिंग एस्टिमेट। रीमेजर using revised estimate and revised rate
और हमने कहा और वेरिएबल पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स रीमेजर ड्यू टू हफ्ते हफ्ते को मस्ती चढ़ती है ना इनको। ये हो क्या रहा है वैसे? ऊपर कैफेटेरिया में जो सैटरडे को लग लोबो पार्टी यार, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, इनके वर्ल्ड क्लास से हो रही है, लाइब्रेरी में बच्चे दूसरे पढ़ रहे हैं, सुधर जाएं। हाँ हाँ, पीआरसी के बच्चे लग रहे हैं खुश खुश। यार खुश तो आप लोग भी है माशाल्लाह, नहीं? आप लोग खुश नहीं है क्या इस फील्ड में आने से? कितने लोग इस फील्ड में खुश हैं? लेकिन सर मैं ये पता है, ये बच्चा यही रोता है यार, 3-3.5 साल की जिंदगी है, गुजार लो यार। सबने गुजारी है, हमने गुजारी, और तुम, मैं सच बताऊं, नहीं 3-3.5 साल कुछ भी नहीं होते यार। सही है सर। और मैं ये पता, ये वाकई में 3-3.5 साल में तुम सबसे ज्यादा करियर की मेहनत करोगे, उसके बाद ठंड है। सही है सर। यार मैंने कहा ना, वो पागल लोग हैं जो कि मैंने कहा ना जीएसके जैसी जगहों पे जाते हैं। मैं जीएसके के एनवायरनमेंट पे मैं गया ना, तो मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, इतना नहीं होगा। खैर यूनिलीवर में भी बहुत काम, लेकिन यूनिलीवर में हम जितना काम करते थे उतनी पार्टी भी करते थे, जितना काम उतनी पार्टी। आ जाए हाँ, लेकिन सर आ जाए। अब हम पढ़ रहे हैं लीज चेंजेस, अभी हम बात कर रहे हैं ली असेसमेंट, जिसमें लेसी भैया का खुद दिल चाह रहा है। लेसर को अभी हमने इन्वॉल्व, हमने क्या, लेसर तुम साइड में रहो, मॉडिफिकेशन में तुम्हारे पास आएंगे। सही है सर। यहाँ पर लेसी के पास ऑप्शन था कि तू एसेट को चाहे तो 5 साल के लिए लीज पर ले, चाहे तो 7 साल के लिए, चाहे तो 10 साल। तेरे पास एक्सटेंशन ऑप्शन था। सपोज करो 5 साल प्राइमरी पीरियड था, 5 साल सेकेंडरी। प्राइमरी पीरियड कितना था? 5 साल। सेकेंडरी पीरियड था अगले और 5 साल। लेसी ने इनिशियली एसिड लीड्स पर लिया 5 साल, बाद में उसने कहा नहीं यार मैं मजीद 5 साल के लिए और लूंगा, तो 10 साल। तो अब हमने कहा रीअसेसमेंट में जो 2 केसेस हैं, चेंज ड्यू टू इनिशियल एस्टीमेट एंड जजमेंट्स ऑफ लेसी, फिर चेंज इन असेसमेंट ऑफ लीज टर्म जैसे 5 से 10 साल, और बीपीओ एक्सरसाइजिंग एस्टीमेट। और दूसरा क्या, आप बीपीओ को पहले आपने सोचा था एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अब आप सोच रहे हैं कि बीपीओ का आप एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर इन दोनों का चेंज है तो उसकी ट्रीटमेंट होगी रीमेजर यूजिंग रिवाइज्ड एस्टीमेट एंड रिवाइज्ड रेट। क्लियर है सर? फिर आगे आते, चेंज ड्यू टू चेंज इन जीआरवी और वेरिएबल पेमेंट्स, रीमेजर यूजिंग रिवाइज्ड एस्टीमेट बट ओरिजिनल रेट। अब ये रूल आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है? वैसे तो स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है, आप स्टैंडर्ड से भी देख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी, ये कैसे कि चेंज इन ड्यू टू चेंज इन जीआरवी, जीआरवी कैसे चेंज हो सकती है? भाई देखो, हमने पहले केस में कहा लीज टर्म चेंज हो गई, पहले सोचा था 5 साल रखूंगा लेसी ने, अब कह रहा है कि 10 साल। बीपीओ पहले उसने सोचा था एक्सरसाइज नहीं करूंगा, अब उसको लग रहा है कि करूंगा। या पहले सोचा था एक्सरसाइज करूंगा, अब लग रहा है कि ये तो सर मुझे समझ में आता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सर ये दूसरा वाला केस समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये दूसरा वाला केस के चेंज इन जीआरवी, जीआरवी कैसे चेंज हो सकती है? पॉइंट समझे मेरा? सर ये जीआरवी कैसे चेंज हो सकती है? भाई जीआरवी तो हम उसको देते हैं ना, जीआरवी तो हमने उसको बता दिया तुझे इतनी गारंटी दे रहे हैं, अब ये कैसे चेंज हो सकती है? इसमें तो भाई जीआरवी
क्या हमें जीआरवी चेंज करने के लिए लेसर के पास जाना पड़ेगा? हाँ भाई, नॉर्मल केस में तो जीआरवी चेंज करने में लेसर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन सर आपने तो कहा है कि रीअसेसमेंट में लेसर के पास उसकी इजाजत के बगैर भी चेंज हो जाता है। तो हाँ सर, हो जाता है। कैसे? जरा सा दिमाग पे जोर दें यार। सर ऐसा हो सकता है सेट सेट मतलब चेंज होगा पहले मान के जा सकते हैं इतनी वो है कि हमारी जीआरपी जो है वो सर ऐसा तब होता है यूजुअली जब आपने जीआरवी, जब आपने गारंटी दी हुई हो, लेकिन आपने वो गारंटी जो है उस गारंटी को बेस किया हो परसेंटेज पे। किस पे किया हो? आपने कहा था मार्केट वैल्यू जो भी चल रही होगी ना उसके 30% पे मैं ले लूंगा। कितने पे ले लूंगा? 30% की मेरी गारंटी है, इससे ऊपर निकले तो मार्केट मतलब ब्लॉक बैड। मैं मार्केट वैल्यू के 30% तक की गारंटी देता हूं, 50% की देता हूं, 80% की। आपने सोचा हुआ था यार इस एसेट की मार्केट वैल्यू होगी तकरीबन 1 लाख की और मैं इसको गारंटी दे दूंगा कितने की? 80,000 की। लेकिन पता चला मार्केट वैल्यू तो बढ़ के हो गई है 2 लाख। आपको लग रहा है कि यार इस एसेट की डिमांड बहुत है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तब आपने कहा सर जीआरवी का चेंज यूं आता है। और वेरिएबल पेमेंट, सर ये वेरिएबल पेमेंट्स क्या होती हैं? हमने इन्फ्लेशन के ऊपर रखा हुआ है भाई। लेसर कहता है कि यार वेरिएबल पेमेंट्स का मतलब ये है कि अगर मुल्क में महंगाई की शरह सूद में इजाफा हुआ तो मेरे रेंटल्स में भी क्या होगा? इजाफा होगा। लेसर कहता है कि मुल्क में महंगाई की शरह सूद, महंगाई में इजाफा हुआ तो मेरे रेंटल में भी क्या होगा? तो आए सर, अब वेरिएबल पेमेंट्स भी 2 तरह की होती हैं। जी जी बिल्कुल जाते हैं। वेरिएबल पेमेंट, सर इसने कहा अगर कमी हुई तो रेंटल्स कम होंगे, बिल्कुल कम होंगे। वेरिएबल पेमेंट्स बेस्ड ऑन, हाँ बिल्कुल, आपको एसेट जो चाहिए वो लेसर दे ही नहीं रहा, लेसर के अलावा कोई और दे ही नहीं रहा। तुमने टेस्ला की गाड़ी चाहिए, सही है, तुम्हारी सैलरी अभी जो है 1.5 लाख रुपए और तुम्हें मर्सिडीज बेंज निकलवानी है, तो अगला लेसर कह रहा है सही है भाई तुझे मर्सिडीज बेंज दूंगा, सही है, लेकिन उसके लिए तुझे फिर मुझे बताना होगा इम्पैक्ट लीज लाइबिलिटी। और इस केस में कॉपी करते जाए, अदर फैक्टर्स recognized in P&L. जी जी बिल्कुल है। मतलब कौन सा मतलब आइडिया को कौन से बैंक से कौन से उनको जो इस तरह की वो टर्म दिया जाता है, कौन से मतलब इंडस्ट्री को? सर जहां पे एसेट लीज का कॉन्ट्रैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है ना, तो वहां पर ये होता है। एरोप्लेन के लिए आपने बड़े बड़ी शिप्स हो गई, सही है सर, उस केस में ये सब होता है। चले सर, अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं वेरिएबल पेमेंट। अच्छा ये बात याद रखें, चाहे चेंज किसी भी वजह से, अभी हम जब सवालात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं भी इसकी गहराई में और जाऊंगा। चाहे हमने कहा चेंज किसी भी वजह से आए, इसका एक चेंज आएगा लीज लाइबिलिटी में, दूसरा हिस्सा कहां जाएगा? corresponding impact in right of use, corresponding impact in right of use। सही है सर, फिर से पूरे को समराइज करता हूं, फिर वेरिएबल पेमेंट समझाऊंगा। सबकी तवज्जो इधर, 1 मिनट कॉपी बाद में करते रहना, क्योंकि सर अगला जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज के चेंजेस 2 होते हैं, रीअसेसमेंट, मॉडिफिकेशन। रीअसेसमेंट, लेसी का अपना एस्टीमेट चेंज होता है, उसको लेसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसने पहले सोचा हुआ था लीज 5 साल के लिए, अब वो कह रहा है नहीं यार एक्सटेंशन का ऑप्शन है तो मैं 7 साल पे चले जाऊंगा, सही है सर। उसने पहले सोचा हुआ था बीपीओ एक्सरसाइज नहीं करूंगा, अब उसको जीआरबी होगी 80,000 परसेंटेज पे 1,60,000। उसने पहले सोचा हुआ था वेरिएबल पेमेंट्स का इंपैक्ट नहीं आएगा, महंगाई इतनी रहेगी, लेकिन अब महंगाई का इंपैक्ट आ रहा है और चीजें चेंज हो रही हैं। ये केसेस है, हमें कहा गया अगर लीज टर्म और बीपीओ की वजह से है तो रीमेजर करना है किससे? यूजिंग रिवाइज्ड एस्टीमेट एंड रिवाइज्ड रेट। यहाँ पे रेट कौन सा यूज होगा? रिवाइज रेट, नया रेट आपको बताएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि रीमेजर यूजिंग रिवाइज एस्टीमेट्स बट ओरिजिनल रेट। सर दोनों में क्यों, यहाँ पर क्यों रिवाइज रेट पे जा रहा है, यहाँ पर क्यों ओरिजिनल रेट पे? इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चेंज क्या हो रही है? लीज टर्म। यहाँ पर चेंज क्या हो रही है? लीज टर्म चेंज हो गई है। लीज टर्म के चेंज होने से सर क्या हो गया? सर
पीरियड बढ़ गया ना, आप बैंक से जाएं बोले मुझे 5 साल का लोन चाहिए, बैंक को बोले मुझे 7 साल का लोन चाहिए, दोनों केसेस के अंदर सर क्या होगा, रेट चेंज होगा, एक ही रेट नहीं होगा 5 और 7 साल। सही है सर। फिर हमने कहा सर वेरिएबल पेमेंट्स भी ना दो तरह की होती हैं, एक होती है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स। हुकूमत ने कहा, लेसर ने कहा कि महंगाई की शरह सूद इतनी रही तो ये रेंटल है, इससे ज्यादा हुई तो इतने रेंटल है। ठीक है, एक तो होता है उसका इंपैक्ट भी कहां जाएगा, लीज लाइबिलिटी में, और उसका इंपैक्ट भी हमने कहा कि सर लीज लाइबिलिटी के अंदर जाएगा और हम लेंगे। लेकिन सर दूसरा हमें कहा गया अदर फैक्टर्स क्या है, शाहजैन ने कहा फॉर एग्जांपल शाहजैन ने कैसे लीज पर लिया, लेसर और शाहजैन दोनों क्रिकेट के धत्ती हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच था 24 अक्टूबर को, सही है, सबको लग रहा था इंडिया जीतेगा क्योंकि हमेशा इंडिया ही जीतते हुआ आया था। शाहजैन ने ऐसे ही ब्लफ किया, 23 आदमी तो है ही है, सही है, उसने लेसर को बोला अच्छा एक काम करते हैं, अगर तू चाहते है ना पाकिस्तान जीतो, उसने कहा बिल्कुल मजा आ जाएगा, बोला चल अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो मुझे क्या देगा, उसने कहा तुझे क्या चाहिए, शाहजैन ने कहा यार तूने मुझे कल्टस दी हुई है लीज पे मंथली रेंटल 30,000 के, तो उसको कर देना 20,000 के, कितने कर देना 20,000 के। लेसर ने सोचा हाँ यार 12 दफा वर्ल्ड कप में एक दफा भी हराया तो है नहीं इन्होंने इंडिया को, उसने कहा चल डन है, उसने कहा कौन सा, शाहजैन को जो है मुझे 20,000, उसने कहा चाहिए भाई 30,000, और पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हरा दिया। तो अब शाहजैन को 30 की जगह कितने रेंटल देने, 20। तो शाहजैन जब उसकी अकाउंटिंग करेगा तो उसको अपने पास पीएनएल में इनकम शो करेगा, उसका जो 10,000 का फायदा हो रहा है शाहजैन उसको क्या शो करेगा, पीएनएल में अपने पास इनकम। तो हमने कहा सर वेरिएबल पेमेंट्स दो तरह की, एक होती है इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट पे 99% ये होती है, ये 1% बहुत अच्छा, इसकी तो एक शाहजैन की तफरीह वाली एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। भाई मैंने केएनएस को कहा कि ये कमरा मुझे लीज पर दे दो, मैंने कहा तुम ये कमरा मुझे लीज पर दे दो, साजिद साहब ने कहा ठीक है इस कमरे का किराया होगा 20,000, मैंने कहा ठीक है सर। साजिद साहब ने कहा यार अगर इस कमरे में एसी पड़े हुए वो एसी खराब है सपोज करो, बोला अगर तुम इसके एसी सही करा देते हो ना तो मैं तुम्हारा किराया कर दूंगा 17,000, कितना कर दूंगा 17,000। तो सर अगर मैंने एसी सही करा दी तो मेरा किराया कितना हो जाएगा 17,000, जब 17,000 होगा तो अब मुझे उसका जो चेंज का इंपैक्ट है वो कहां लेकर जाना है, पीएनएल, कहां लेकर जाना है, पीएनएल में। तो सर अभी मैंने मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ाया, मुझे सवाल में देखना है, यहां पर असेसमेंट में देखना है कि चेंज किसकी वजह से आ रहा है, लीज लायबिलिटी की वजह से, बीपीओ की वजह से, या जीआरवी और वेरिएबल पेमेंट। अगर इसकी वजह से चेंज है तो हमने कहा रिवाइज रेट से नई लायबिलिटी निकालोगे, इसकी वजह से चेंज है तो ओरिजिनल रेट से नई लायबिलिटी निकालोगे। दोनों केसेस में हम लायबिलिटी को क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे। लीज चेंजेस के आप कह लें कि ये लीज लाइबिलिटी रिवीजन भी कह सकते हैं कि लीज लाइबिलिटी रिवीजन। क्या मैं क्लियर हूं नौजवानों, सही है। आप इसका सवाल देखेंगे ना तो हमें इंशाल्लाह चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आपने ये बड़ा सा टेबल बना लिया है, हाँ जी सर, नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा वो सब चीजें तो हम देखेंगे ना सर, हाँ नीचे गिर जाना चाहिए लेकिन हो सकता है ऊपर भी हो जाए, तो कभी भी हम पेपर में ये नहीं करेंगे, सही है। अब FAR2 में एक बच्चे से भाई वो बच्चा परेशान वो कह रहा सर आईकेप बता दे, क्यों, उसने कहा सर आईकेप को चाहिए था कि वो था एक, तुम्हें याद होगा एडजस्टमेंट, एक सवाल हम करते थे ZT शाहीन लिमिटेड जिसकी दूसरी एडजस्टमेंट ट्रेड पेबल वाली, याद है, तो कहता था पुरानी लाइबिलिटी थी फिर बाद में उसको मैंने राइट बैक कर दिया। अब बच्चा उस दिन अड़ गया, सर ये राइट बैक का वर्ड ही यहाँ पे अंग्रेजी का बोलता है, मैं चीता हूँ सर, राइट बैक का वर्ड ही गलत है, यहाँ पे वर्ड यूज होना चाहिए राइट ऑफ। मैंने कहा देख भाई राइट बैक ही यूज होना चाहिए, सही है, राइट बैक मतलब लाइबिलिटी है, बैक वापस हमने घुमा दी पलट दी, सही है, तो राइट ऑफ का मतलब होता है वर्ड यूज होता है एसेट्स के लिए। मैंने कहा लेकिन फिर भी अगर तेरे हिसाब से राइट ऑफ यूज होना चाहिए और तू इसकी ट्रीटमेंट कुछ और करता है या तो इस किस्म की अंग्रेजी की गलतियां पेपर में निकालता है तो एग्जामिनर अगली मर्तबा फिर बुलाएगा तुझे कि तू फिर से अगली मर्तबा के अंग्रेजी की गलतियां निकाले। तो समझे आप लोग ये बात सर, कि पेपर में आपका दिमाग कहता है कि भाई पीरियड बढ़ रहा है, रेट कम हो, सब कुछ है, लेकिन एग्जामिनर बोलेगा मेरा सवाल मेरी मर्जी, मैं कह रहा हूं कि अगर पीरियड बढ़ाओ तो तुम्हें क्या करना है, शाहजैन बुकटी बढ़ाना है, तुम्हें क्या करना है, बढ़ाना है, तुम्हें पीरियड कम नहीं करना है, ऐसा ही है सर। चलें सर अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। सवाल नंबर 4,
तैयार हैं? आ जाए सर, क्वेश्चन नंबर 4। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा बताते रहें कि आप हमारे साथ हैं, ताकि हमें पता तो चले कि आप हमारे साथ हैं, है ना सर? अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? चलिए स्क्रीन शेयर कर दूं। चले सर, अब हम आ रहे हैं। सबसे पहले समरी वाला पेज नंबर 3 पे आऊंगा, रीमेजरमेंट ऑफ लीज, पेज नंबर 3 समरी, है ना सर? ये कह रहा है remeasurement of lease liability and right of use arises from revision in estimation judgments made on initial recognition of the lease. Remeasurement that arises from modification of the original contractual terms agreed between lessor and lessee is addressed in another section. ये modification की बात कर, हमने कहा ठीक है हमें पता है। फिर कह रहा है when there is a change in original assessment of lease term or when there is a change in original assessment of exercise of परचेज टर्मिनेशन ऑप्शन, सही है, सिर्फ बार्गेन टर्मिनेशन ऑप्शन, सही है। तो उसके केस में कह रहा है रीमेजर लीज लायबिलिटी यूजिंग रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ लीज टर्म एंड कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग एट रिवाइज्ड करंट रेट। फिर कह रहा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और व्हेन चेंज इन फ्यूचर लीज पेमेंट्स ड्यू टू चेंज इन इंडेक्स रेट, रीमेजर लीज लायबिलिटी यूजिंग रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ लीज टर्म एंड कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग एट ओरिजिनल रेट। Remeasurement of lease liability is adjusted against the carrying value of right of use asset. Therefore, there is no immediate gain or loss. However, if reduction in carrying value of lease liability is greater than carrying value of right of use asset, asset is reduced to zero and asset reduction in lease liability is recognized in P&L. ऐसा कभी होता नहीं है, बट इसको भी क्या हम पढ़ेंगे, सही है सर? इस किस्म की एक चीज हम आपको बचपन में इफ्रिक 1 में पढ़ा चुके हैं, अगर आपको याद हो कि ना याद हो। याद है कि नहीं याद है? इफ्रिक 1 में कि आपकी डिसमेंटलिंग इतनी कम हो गई कि वो हो गई, सही है सर? चले सर अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, सवाल नंबर 4, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या आप सब हमारे साथ हैं? चले सर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 17। On 8 January 20X1, workers entered into a 4-year lease of office space. अब सर देखें, आपको जो है ना सवाल पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट सवाल को किस तरीके से पढ़ना है, वो पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। हाउ शुड दीज ट्रांजैक्शंस अपीयर इन द फंक्शन ऑफ वर्कर, हमने कहा तो एक एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है, ठीक है भाई। 1 जनवरी X1, पहले लीज किस डेट को चाहिए? वर्कर्स एंटर इनटू अ कितने साल कॉन्ट्रैक्ट? 4 ईयर लीज कॉन्ट्रैक्ट। कितने साल? 4 साल। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, सेमी एनुअल रेंटल क्या है? अब ये सब चीजें आपकी अंडरलाइन होती जाए। सेमी एनुअल, कौन से एनुअल? सेमी एनुअल। फिर कह रहा है पेमेंट ऑफ ₹12,000 टू बी पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर हर साल। 30 जून को भी है और 31 दिसंबर को भी है, ठीक है। एवरी 2 years on 1 जनवरी रेंटल पेमेंट्स आर एडजस्टेड for the annual inflation rate prevalent at the time of adjustment। हर 2 साल में क्या होगा? इंटरेस्ट को हम कर देंगे एडजस्ट, ठीक है। फिर कह रहा है इफ वर्कर इंस्टॉल्स न्यू विंडो ब्लाइंड्स, एक तो सर हमने कहा वेरिएबल पेमेंट में एडजस्टमेंट है इंडेक्स डेट की वजह से, लेकिन यही नहीं, अभी और भी बाकी है। क्या बाकी है? इफ वर्कर इंस्टॉल्स न्यू विंडो ब्लाइंड देन द लीज पेमेंट डिक्रीज बाय 1200 फॉर 1 ईयर। अगर वर्कर ने न्यू ब्लाइंड्स लगाए तो लीज पेमेंट्स डिक्रीज हो जाएगी, कितने से? 1 साल की 1200 से, ठीक है। वर्कर इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द एसेट, लीगल फीस एसोसिएटेड विद द कॉस्ट कितनी है? 5000 है, सही है, ठीक है। फिर कह रहा है सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय हु नेगोशिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट ₹10,000 एलोकेटेड बेस्ड ऑन आवरली वेज। सर ये क्या कैपिटलाइज करूंगा राइट ऑफ यूज में? नहीं सर, ये इंक्रीमेंटल नहीं है। प्रॉपर्टी ऑनर लेसर प्रोवाइडेड अ 6 month रेंट फ्री पीरियड टू
वर्कर एज एन इनिशियल बोनस, सही है जी। वर्कर टुक दी ऑफिस स्पेस ऑन 1 जनवरी बट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स वर्कर रिमूव इन दी ऑफिस स्पेस ऑन 1 मई। सर कहानी कब से शुरू करूंगा, 1 जनवरी से या 1 मई से? 1 जनवरी अवेलेबल फॉर यूज हो गया। सूदी रेट, इन्फ्लेशन सॉरी महंगाई का रेट, इन्फ्लेशन रेट 20x3 में कितना था और इंक्रीमेंटल रेट कितना था 4%। इंक्रीमेंटल रेट मतलब लीज लेस आपको कह रहा है, सही है सर। और सर जब हमने लीज में गए थे तब रेट कितना था? तब भी सर हमने कहा 4% ही था, है ना, कुछ नहीं बताया तो हमने कहा कि 4% ही है, वो यही। हाउ वुड दिस ट्रांजैक्शन अपीयर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वर्कर एट 31 दिसंबर X1? सर ये तो बहुत सिंपल है ना सर। X1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे सिर्फ अभी आपको एक काम करना है, मुझे आपने लीज लायबिलिटी निकाल के देनी है और मुझे आपने राइट ऑफ यूज निकाल के देना है, ये तो आप कर सकते हैं। क्यों मोहित मुस्तफा, कर सकते नहीं कर सकते? आज एक यार बच्चे का बड़ा अजीब सा मैसेज आया, बेचारे का बहुत पुराना कोई एफसी के हिसाब से आईटी का पेपर लेता था, वो एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होती हैं, सब कुछ होती हैं, वो सब खत्म हो गई तो अब उस बेचारे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कि अपने का खत्म, टाटा बाय बाय। उसको लेटर आ गया, उस बच्चे को लेटर आ गया, कोई बच्चे ने, मुझे तो पता नहीं, इंटरनेट से राब्ता है, उससे लेटर आ गया कि भाई बाकायदा लेटर में लिखा है आप आईकेप के किसी पेपर में अपीयर नहीं हो सकते। अब यार उस बच्चे को मैंने कहा देख एक चीज है कि तूने इंटर किया हुआ है ना, मैंने कहा अगर तू बीकॉम की बेस पर आ, नहीं तो शायद तू कर ले। अपरेंटिव लेटर से लग रहा है कि तू नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू नई रजिस्ट्रेशन करवा किसी और बेसिस पर तो शायद फिर भी ये चीजें आईकेप से कंफर्म करने की जरूरत है। लेकिन फिर मुझे उस बच्चे की हिम्मत पे दाद हुई, बहुत ज्यादा दाद हुई। बच्चे ने कहा सर मैं अगर आईबीए से बीएस करके आऊं तो? मैंने कहा भाई तू पहले एफसी निकाल निकाल। मतलब मैंने कहा देखो आप पॉइंट कैसे, बच्चों को गाइड ही नहीं करता। मैंने कहा वो तो आईबी की टेस्ट की तैयारी की सर, एफसी का आईटी बच्चे का नहीं निकला, वो भी दे देकर भी नहीं निकला। तो अब यार वो बच्चा, मैंने कहा भाई तुझे सीए में वापस क्यों आना है, तेरा तू कब से दे रहा है? मैं आपको बताऊं वो बच्चा कब से दे रहा था, वो तकरीबन कोई 16-17 से दे रहा था। सही है। अब उस बेचारे का आईटी नहीं निकला तो मैंने कहा भाई तुझे सीए में अब आना क्यों है, तूने 4-5 साल पहले ही लगा दिए। मैंने कहा भाई तू आईबीए जा कहीं भी जा, लेकिन जब सीए में वापस नहीं है, तू बीकॉम की कर। नहीं ना, वही मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा तो फिर मैंने को ये बोला नहीं, मैंने कहा भाई तू एफसी तेरा नहीं हुआ है, तू कैसे सोच रहा है कि तुझे आईबी में भी हो जाएगा? मैंने कहा उसका तो इंट्रेंस टेस्ट वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। सही है। तो और खैर सर हो सकता है बेचारे बच्चे का आईटी, लेकिन ये बहुत मैंने पहली दफा सुना है कि एफसी की बेस पे कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको कितनों से अच्छा रखा है। आए सर जल्दी से सवाल मुझे प्लीज लाइट ऑफ यूज निकालें।
हाँ जी, मुस्कुराते हुए हो जाना चाहिए ये तो आपका। सर आ गई 8449 84493 एक दोस्त की हमारी लीज लाइबिलिटी आई है। कितने लोग कह रहे हैं ये शख्स? 87 मुझे नहीं पता, आपने निकालना भाई, मुझे 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 कुछ नहीं पता, आप लोग निकालेंगे। मतलब देखा ना, हम लीज रेंटल भी सही से निकाल, वैल्यू भी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। अभी जब हमने यहाँ तक सवाल किया आगे नहीं करा। प्रेजेंट वैल्यू 8, वो तो 84 कह रहा है। मोइस मुस्तफा कितनी है? बाकी लोग भाई ऑनलाइन वालों ये तो बता सकते हो यार, ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं जब तक बोर्ड मिटाता हूँ, बताओ भाई बताओ। फिर कुछ लोग शर्माएंगे। जी बॉयज, मोइस कितनी आ रही है? गोल्ड मेडल वापस दे दें? हाँ जी, हाँ हाँ, लीज लाइबिलिटी नॉर्मल। देखिए सर, आज मैं जब अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता फ्यूचर में मैं ब्लाइंड्स लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन क्या है। वो तो 20x3 की है ना। आज की डेट पे तो सब कुछ सिंपल सिंपल चलेगा। तो लीज लाइबिलिटी कितनी है? देखिए सर, बाकी मॉडिफिकेशन की कहानी तो आगे जाके होगी ना। उसने हमें बताया, इसने बता दिया है कि इन्फ्लेशन रेट 20x3 का है, आज का नहीं। आज हम x1 में खड़े हुए हैं ना सर। कितना आ रहा है? चले सर, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आप भी बताएंगे। 83585 और ये सब। चले सर, मैंने आपको एक बात बताई थी, बादशाह कौन है? रेंटल्स। रेंटल्स यहाँ पे क्या है? सेमाई एनुअल है। रेंटल्स यहाँ पे क्या है? सेमाई एनुअल है। चलिए आप इधर देखिएगा नौजवानों, सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइमलाइन बना रहा हूं। सर टोटल कितनी पेमेंट्स है? 7। 6 महीने रेंट फ्री पे। लीज टर्म 4 साल का है, लेकिन पहले 6 महीने क्या है? रेंट फ्री। भूल गए? है ना सर? सर देखें, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर। लेकिन रेंटल्स पहले 6 महीने क्या है? तो सर पहला रेंटल आप यहां से देना शुरू करेंगे, है ना सर? हो गया ना सर? देखे ना, उसने कहा वैसे आपको जून दिसंबर में देना है, लेकिन पहले 6 महीने रेंटल फ्री है। तो हमने कहा सर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कितनी कितनी पेमेंट्स है? 7 पेमेंट्स है। तो आपका एन कितना हुआ?
7 है ना सर। अब आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपको इधर ला कर देगा, है ना सर। क्यूटी में पढ़ा हुआ हमने, जब भी मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एक पीरियड पहले आ जाती है ना। ईयर 1 की जब प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे आ जाती है तो हमने कहा इसकी भी सही है सर। रेट कितना हो जाएगा आपका आर, 4% डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2%, है ना सर। अभी कॉपी कोई नहीं करना, अभी मुझे असेसमेंट का किसी का भी कुछ नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको शर्माऊंगा सर। एरियर्स का केस है 12,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2% की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2%, है ना सर। इसका आंसर कितना आया? डबल 7,664। लेकिन सर इस फॉर्मूले की खासियत क्या है, ये दिसंबर जो है ना, जून, इन सब किसने प्रेजेंट वैल्यू आपको निकाल करके दे दी होगी जून के एंड पे, लेकिन आपको चाहिए ये जनवरी के एंड पे, है ना सर। ये इसने जून पे दे दी, तो आप इसको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे। 1 प्लस 2% की पावर 0.5, आधा साल है ना सर। कितना साल है? आधा। सॉरी आप इसको अच्छा इसको 2% हमने कर दिया तो आप एक पीरियड ले लेंगे। कितना हो गया सर? 1 प्लस 2%, हमने जब 2% एक पीरियड है, इसको एक पीरियड और पहले लेकर आना है। इसने आपको इसकी दिसंबर वाले की जून में दी 76141, ये आ गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर ये FL2 में ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, कौन से सवाल में? सवाल का नाम क्या है? फ्रेंच वनीला। सही है सर, फ्रेंच 76141 हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। लीज लाइबिलिटी, क्या हम क्लियर है सर यहाँ पे? मोइस क्या आप हमारे साथ हैं? फिर सर अगली चीज राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज कितने से आएगा? हमने कहा लीज लाइबिलिटी, उसमें 4 चीजें होती हैं, 76141 प्लस इसमें क्या ऐड करूंगा मोइस मुस्तफा? 5,000 ऐड कर दूंगा। किस चीज? लीगल फी। कितनी हो गई सर? 5,000। तो टोटल कितना हो गया मोइस? 81,141। ऐसा ही है सर। सर क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? सर मैं इसकी एंट्रीज पहले साल की इधर बना रहा हूं, इधर देख लो, नौजवान हो मेरी बात मानो, इधर देख लो। पहली एंट्री क्या बनाऊंगा? 1 जनवरी X1 को। बताओ भाई। राइट ऑफ यूज डेबिट 81,141। लीज लाइबिलिटी कितने से? पे सूदी दारा 5,000। क्या इस बात को आप लोग मानते हैं? यस और नो? यस और नो? यस सर, इस बात को आप लोग गए मान। सर आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब मैं आपको जो है ना थोड़ा सा टेबल चेंज करवाऊंगा। क्या चेंज करवाऊंगा? टेबल। जैसे हम बनाते थे वैसे ही सही है, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा एक दूसरे मॉडल पे आ जाएंगे जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सही है सर, आए। अब टेबल बनेगा इस तरीके से। ईयर, ईयर, ओपनिंग लाइबिलिटी, इंटरेस्ट और रेंटल्स, क्लोजिंग लाइफ। बस फर्क इस टेबल में और उसमें ये है कि सर यहां पर हम ओपनिंग प्लस रेंटल्स माइनस वो कर देंगे तो बात अल्टीमेटली सेम ही है, बट इस फॉर्मेट से क्यों करा रहे हैं सर? कुछ कैलकुलेशंस में इस फॉर्मेट से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सही है सर। ईयर या हम कह सकते हैं ये पीरियड, ऐसा ही है, या डेट भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इस पे नाम दे दें। सही है सर। तो हमने कहा आप सबकी तवज्जो इधर, नौजवानों मेरी बात मानो, हमने कहा क्या कह रहे हो? किसमें? IFRS 9 में यूजुअली हम यही फॉर्मेट करते हैं। अब इधर देख लें सर, हमने कहा पहली 30 जून को, ऐसा ही है, कॉपी कोई भी नहीं करेगा। मैं आया 30 जून को, और चलिए बल्कि इससे पहले हमने कहा 1 जनवरी X1, 30 जून X1। सर मेरी क्लोजिंग लाइबिलिटी, या कह लें उस टाइम पे लाइबिलिटी कितनी आई थी?
7614 अभी कॉपी नहीं करना प्लीज। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी हुई नौजवानों, कितनी हुई? 76। अब आपने कहा सर 30 जून तक का इंटरेस्ट एक्रू करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इंटरेस्ट रेट कितना है? 2%। कितना आया? 1523। क्या तुमने ये इंटरेस्ट पे किया है? नहीं, तुमने पे नहीं किया, तो क्लोजिंग कितनी हो गई? 7764। इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा मैं? 30 जून x1 को, इधर देख लो 30 जून। अब हम एक एंट्रीज में एक काम ये करेंगे, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर रहे होंगे और लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 1523। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, अभी कॉपी कोई नहीं करेगा। 31 दिसंबर को, चलो बल्कि कॉपी कर लो कर लो, जब तक अजान का भी ब्रेक ले लेते हैं। कॉपी कर लो, अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। कर लिया कॉपी? आउट हो गया, रन आउट हुआ, आउट हुआ नहीं हुआ? शर्जील खान दिखे जो है ना, मैंने कहा ना कि सर ओवर रेटेड प्लेयर है। मैंने कहा ना कि चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। फखर जमान ने अपने आप को काफी इंप्रूव कर लिया। लोग कहते थे इसको टीम मिल जाओ T20 वर्ल्ड कप की। मुझे तो लग रहा है शान मसूद को टीम में लाना पड़ेगा। आज भी उसने 83 किए 50 बॉलों पे। हालांकि लोग कहते थे वो टेस्ट मैच का प्लेयर है, पिछले मैच में भी मारा था। मुल्तान ऐसे ही खेलता रहा तो यार PSL का मजा खराब हो जाएगा। हर मैच जीते, आज 209 चेस कर लिए, 206 आके जब 209 चेस कर लिए, 206 का टारगेट था। रिजवान और दोनों ने 50 की, शान मसूद ने। फिक्स नहीं भाई, मैंने कहा मुल्तान जिस हिसाब से माशाल्लाह रिजवान की फॉर्म चल रही है, ये तो
ये तो पूरे जो है ना टूर्नामेंट को वो कर देंगे वन साइडेड। चले सर बढ़ू आगे, कोई भी नहीं करता। पीसीबी का ऑडिट एजीपी तो देखो करते हैं, लेकिन एजीपी भी शायद इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। चले सर 77,664 इसके ऊपर लगाए 2% इंटरेस्ट, कितना बना? रेंटल दे रहे 12,000 67,217 30 जून X2 67,217 13,444 12,000 68,561। फिर हम आए 31 दिसंबर X2 कितना? 1371 68,561 1371 12,000 57932। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक ये गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ आपने? 12,000 माइनस करने के बाद ये अमाउंट सही साहब नहीं बनेगी, कुछ गड़बड़ किया आपने सही साहब। सिक्स 7,217 1344 माइनस 12,000 56,561 56,561। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएं 2%, 11,31 ये हो गया 12,000 और 4,5,692 ये हमारी आ गई क्या? लीज लाइबिलिटी। यहां तक अभी हमें रुकना है। सबने बोर्ड पे देखना है, कॉपी कोई नहीं करेगा सर। सर सबने बोर्ड पे देखना है। हम आए, हमने कहा 31 दिसंबर X1 को हमने एंट्री बनाई। हमने कहा टोटल बैंक से कितने गए? 12,000, ऐसा ही है सर। उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस की मद में कितने गए? जो ये वाला इंटरेस्ट 1,553। बाकी अमाउंट कहां से जाएगा? लीज लाइबिलिटी। कितना? निकाल दो डिफरेंस। 10,447। मैं आपको इसकी सारी एंट्रीज की वजह जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। सही है सर? सर फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि सर 2 एंट्रियां और बनाएंगे, 3 एंट्रियां। वैसे तो इफेक्टिवली 4 बनेंगे, लेकिन हमने कहा सर आ जाए 31 दिसंबर X1 को क्या एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा? X1 X2 की दोनों की डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 81 कितने से रिकॉर्ड किया था? 81,141। कॉपी नहीं करना भाई अभी। डिवाइडेड बाय 4 साल लाइफ थी, कितना आ रहा है? 20,285 20,285। ऐसा ही है? कॉपी नहीं भाई, कॉपी नहीं, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी नहीं। फिर सर मैं आया 30 जून X2, मैंने कहा सर पेमेंट कर रहा हूं कितने की? 12 में से कितना कम करूंगा? और हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 महीने का 1344 10,656। ऐसा ही है? कॉपी नहीं। फिर मैं आया, मैंने कहा 31 दिसंबर X2, सूदी इदारे से कितने गए? 12,000। ऐसा ही है? लीज लाइबिलिटी में से गए
10869। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ गया? 1131। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज सर। सब इधर देखेंगे सर। अब 31 दिसंबर X2 को मेरी लीज लायबिलिटी 459692। अब अगर सवाल में मैं आगे जाऊं, कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज। तो सर मैंने कहा ये मुझसे कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, क्या कह रहा है? ये कह रहा है on 1 January X3 worker completed the installation of new blinds and as a result lessee payments will decrease by 1200 for year 1 starting from January 20 X3। सर ये जो वेरिएबल पेमेंट डिक्रीज हो रही है इंडेक्स वाले फंक्शन की वजह से हो रही है अदर देन इंडेक्स? अदर देन इंडेक्स। तो मैं इसका क्या करूंगा? मैं इसको कहां लेकर जाऊंगा? पीएनएल में। मैं इसको कहां लेकर जाऊंगा? पीएनएल में। इसका इंपैक्ट लीज लायबिलिटी पे नहीं लाऊंगा, ठीक है सर? इसका इंपैक्ट कहां जाता है? लेकिन सर जो ऊपर इन्फ्लेशन रेट है 2.1% इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन 2.1% से बढ़ी है, सही है सर? इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? लीज लायबिलिटी में। अब सर आप चार्ट निकाले, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया उसमें 2 केसेस थे। कौन से 2 केसेस थे शाहजहान बुकटी, जल्दी बताएं। चेंज इन असेसमेंट था, लीज टर्म बीपीओ। क्या ये वो वाला है? नो। यहाँ पर कौन सा है चेंज इन असेसमेंट? जीआरवी और वेरिएबल पेमेंट। अब वेरिएबल पेमेंट भी इंडेक्स रेट वाली है ना सर? जब ये वेरिएबल पेमेंट इंडेक्स रेट वाली है तो इसकी वजह से हमने का रूल क्या था? रिवाइज्ड एस्टिमेट निकालेंगे, लेकिन कौन से रेट पे? ओरिजिनल रेट पे। ऐसा ही है सर, रिवाइज्ड एस्टिमेट होगा लेकिन रेट कौन सा होगा? अब सर इधर देख ले नौजवानों, इधर देख लो प्लीज। मैंने कहा सर मैं यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ। सर मेरे रिवाइज रेंटल्स कितने हैं? रेंटल्स न्यू या रिवाइज्ड? सर देखिए 12,000 थे। नहीं, और इसने कहा महंगाई की शराब बढ़ गई। अभी मैं 1200 वाली चीज छोड़ रहा हूँ, वो अलग है, उसकी एंट्री आपको अलग बताऊंगा। कितनी बढ़ी? 1.21। क्यों सर? 2.1% से बढ़ी ना, तो इसने कहा जितने से भाई इन्फ्लेशन हुई उतने से रेंटल भी बढ़ा दो। हमने कहा 12,000 महंगाई बढ़ी है 2.1% से, तो तुम कितने हो गए? 12,252। अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ न्यू रिवाइज लाइबिलिटी। ये पुरानी लाइबिलिटी, कॉपी नहीं सर। 12,252 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2% की पावर, माइनस कितनी लूंगा पावर? अब कितने रेंटल्स लूंगा? 4। 3 रेंटल पे कर चुका हूं, 1 2 3। तो कितने रेंटल्स बचे? 4, है ना सर? डिवाइडेड बाय 2%। तो भाई ये कितना आंसर आया? 46652। अब सुनना, तुमने कहा मेरी बुक्स में लाइबिलिटी थी 45692, लाइबिलिटी बढ़ के कितनी हो गई? 46652। ऐसा ही है? यस सर। तो मैंने कहा जब अगर X3 की तो मैं ये वर्किंग करूंगा, डिफरेंस कहां जाएगा? लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज में। तो मैं मॉडिफिकेशन, उसकी रीअसेसमेंट की एंट्री बनाऊंगा 1 जनवरी X3 को। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। कितने से? कितने से सर? मैंने कहा 45692। ऐसा ही है सर? कितना हो गया? 960। 960। अभी कोई भी कॉपी नहीं करेगा सर। ये एंट्रीज आपने कॉपी कर ली, ये मिटा दूं? ये 3 एंट्रीज मिटा दूं? अभी रवि करेंगे, अभी रुके जरा पहली पेमेंट में। अच्छा ये जल्दी से कॉपी करना है डिवीजन वाला इंपैक्ट, ताकि फिर मैं जो यहाँ तक कॉपी करे आगे लेकर जाऊं आपको, क्योंकि सर ये सवाल जो है अब अपनी बुलंदियों पे है। उसको अलग से पीएनएल में लेके जाएंगे। अभी अगली एंट्री बता देगी आपको, उसकी ट्रीटमेंट क्या है अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। यहाँ तक कॉपी करें। नहीं, उसने कहा लीज, मैंने क्या लिखा था? वो अदर फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट करेगा पीएनएल को, लीज लायबिलिटी को नहीं करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं जो 1200 का जो वो कम हुआ है ना,
हाँ 1200 को अगर डिस्काउंट करके उसी का नहीं वो नहीं लेंगे। उसने कहा वो एक तरह से आपको फायदा हुआ है, आपने आज जो खर्चा कर लिया उसकी वजह से, उसका इम्पैक्ट उसका लीज लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों शाहजैन? क्या कह रहा है? 26 पे 4। अप्रैल में रमजान भी है ना, हो जाएगा रमजानों में कोर्स खत्म। हाँ तो अच्छी बात है। नहीं जिनकी जून की अटेम्प्ट है उनका कोर्स खत्म हो जाएगा अप्रैल में, लेकिन जिनकी दिसंबर की अटेम्प्ट है का कोर्स खत्म होगा अक्टूबर में से। अक्टूबर से पहले सितंबर में इंशाल्लाह कर देंगे। तुम लोग अभी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से पहले। जो जून वाले बच्चे हैं, कंसोलिडेशन हमने कर लिया, हमने IFRS 9 कर लिया, 15 कर लिया, लीजेस निस्बतन थोड़ा सा छोटा है, सही है, 12 करवाऊंगा। तो ये बड़े बड़े टॉपिक तो आपके यूं निकल गए। जून वाले कुछ बच्चों ने कहा कि सर, मैंने कहा जून दिसंबर में मैं भी करा दूंगा, दोनों ने करा दिया। चले सर बढ़ू आगे, पक्की बात है। हाँ वो जो करा रहे हैं, असल में केएनएस तैयारी कर रहा है कि मतलब हर जगह दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो जाए ना, फिर एक टीचर के ही सब कुछ चले, दूसरे के चले। बढ़े आगे। सर डेफर टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सर, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ो आगे। 46652 आगे बढ़ू क्या? चले सर, अब कॉपी नहीं कीजिएगा, मुझे ये वाली एंट्रीज मिटानी होगी। सर नई लाइब्रेरी आ गई हमारी, टेबल वैसे ही चलेगा। बताओ भाई 2% से कितना बना? 933। 12,000 माइनस करूंगा, नहीं 12,252। 12,252 मैंने माइनस किया, कितना बचा ये? 3533। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, मैं ये मिटा रहा हूं। सर 30 जून X3 पे मैं खड़ा हुआ हूं। कहां खड़ा हूं शाहजैन? 30 जून X3। कॉपी नहीं। हमने कहा सर लीज लाइबिलिटी में अपनी कम करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम करूंगा, सही है सर। और बैंक, सबकी तवज्जो इधर। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से कम होगा? रिकॉर्ड होगा 933। सर लीज लाइबिलिटी कितने से आएगी? 12,252 माइनस 933 कितना आ गया? 11,319। सर बैंक से कितना पैसा जाएगा? 12,252। 1200 वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। नहीं इसको इसे साथ क्यों टेंशन लेते हैं? 12,000 अबे 11,052। और सर ये जो 1200 को मैं PNL में अदर रिकॉर्ड करूंगा, सही है सर। इस 1200 को हमने PNL में क्या किया सर? अलग से रिकॉर्ड किया। हमने कहा ये मेरी इनकम है, क्योंकि ये अदर देन इंडेक्स या रेट की वजह से है। क्या मैं शाहजैन बुक्ति क्लियर हूं? सही है सर। अभी कॉपी नहीं 1200
और फॉर 1 ईयर लिखा है। अच्छा ये क्या कह रहा है हमारे पास, हाँ सर हमने कहा सर अगर इसने हमें कहा कि ये 1200 पूरे साल का है तो हम इस अजम्पशन पे जाएं 1200 डिवाइडेड बाई 2 तो x कितना हो गया 600। तो अब आप यहाँ से माइनस कर दें 600, 11,652। यस सर गुड पॉइंट सही कि उसने हमें क्या कहा है कि 1200 किसका है पूरे ईयर का है। अभी कॉपी नहीं करना, अभी आगे मैं और करवाऊंगा। देख रहे हो लीस्ट स्केड्यूल को हमने इसकी वजह से छेड़ा, हमने कहा हमारा एक फायदा हो गया। अब इधर देख लो 31 दिसंबर x3 35707 ये कितना हो गया 12,252 है ना। ये कितना हुआ 23788। सर इधर देख लें मैं आया 31 दिसंबर x3 को, सही है कॉपी नहीं करना नौजवानों। हमने कहा लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट और पीएनएल 600 से हो गया। हमने कहा लिया आ गया 707, ये आ गया 11,545 और ये इतना ही आएगा ना 11652। अभी रुक जाए सर 31 दिसंबर x3 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? क्या तुमने राइट ऑफ यूज को चेंज कर दिया था? यस सर राइट ऑफ यूज को तो हम चेंज कर चुके थे। सबकी तवज्जो इधर सर, सबकी तवज्जो इधर। राइट ऑफ यूज था कितने का 8141, उसमें तो तुमने कहा था 2 सालों की डेप्रिसिएशन x1 और x2 कितना था बेटा 1 साल का 202853 था ना, 285 था तो 2 सालों का कितना 40570 तो माइनस कर चुके थे है ना सर। तो ये बचा कितने का था राइट ऑफ यूज, कितना ये बचा कितने का था 40571। हाँ सर इतने का ही ये बचा था 1 जनवरी x3 को। क्या फिर तुमने कुछ इसमें इजाफा किया 960 का तुमने इजाफा किया। तो हमने कहा रीअसेसमेंट की वजह से कितने का इजाफा हुआ, टोटल कितना आ गया 41531 41531 ठीक है सर 41531। अब आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20765 कर लेते हैं, क्या कहता है हाँ कोई मसला नहीं 765.5 है ना 765 कर लें ताकि दोनों सालों में बराबर हो जाए। ठीक है खुश कोई मसला नहीं सर, मतलब 5-6 कर लेंगे अगले साल यार। अल्लाहु अकबर कबीरा। सर ये कॉपी करें, अभी इसका एक्सट्रैक्ट्स बाकी है ना। आज क्या आप हमारे साथ हैं? तुम दोनों का सेक्शन एक ही है क्या तेरा और मिनाज का? नहीं तुम्हारा वो तो केपीएमजे में ना। केपीएम के पास रैकेट कैसे आ गया? रैकेट फर्गुसन के पास नहीं है? नहीं हमारे सर ये पीएनएल वाला समझ नहीं आया सर, पीएनएल वाला अभी समझा देते हैं सर। देखें सवाल पढ़े 600 समझ में नहीं आया, 1200 समझ में नहीं आया। मिनाज बता भाई 600 समझ में नहीं आया, 1200 समझ में नहीं आया। सर देखें ये कह रहा है हमें if worker needs to do then the lease payment decrease by 1200 for year 1। सही से आपने कहा सर 1200 ईयर 1 है। यस सर तो इसका मतलब हमें 2 पेमेंट करनी है, तो हमने कहा 2 पेमेंट का मतलब ये है
कि 600 रुपए पर पेमेंट में से ये कम करेगा, है ना सर। जब 600 रुपए ये पर पेमेंट में से कम करेगा तो हमने कहा कि देखिए हम अपना लीज स्केड्यूल इसकी वजह से नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, बैंक में से 600 कम निकालेंगे और जो 600 की बचत हो रही है उसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि वेरिएबल पेमेंट तो है लेकिन किसी ऐसे फैक्टर की वजह से जो कि नॉन है। सही है सर, क्या मैं क्लियर हूं सर? अब इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने x3 के, जरा बनाए तो, बहुत सिंपल है सर। सारे का सारा करंट पोर्शन होगा, यस सर, सारे का सारा करंट पोर्शन होगा। कर लिया कॉपी? तो सर क्या ये हमें मॉडिफिकेशन आसान लगी रीअसेसमेंट? सर मैं आपको बता दूं, लीज मुश्किल चीजें अगर आपने कर लिया ना तो इंशाल्लाह पास पेपर्स के सवाल भी देखेंगे तो वो भी आपको लगेगा कि इतने मुश्किल इंशाल्लाह नहीं है। आप कभी भी नहीं करेंगे होमवर्क, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ये बच्चा सीए फाइनल लेवल पे बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं होता होमवर्क करने का। घर के काम, ऑफिस के काम, है ना, जिंदगी में अब आपको पता चल रहा है कितने लोगों को लगता है कि कैफ तक की जिंदगी बहुत अच्छी थी, है ना सर, कितनी आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना। और अब तो आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, और इंशाल्लाह आगे जाएंगे, क्वालिफाई होंगे, शादी होगी, है ना सर। फिर काम, फिर जो है आपने कहा बच्चों के काम, है ना सर। फिर आपको ये जो बच्चों की जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना सर, बच्चों को आधी आधी जो है रातों में याद आता है, अरे कल टीचर ने ये मंगवाया था थर्मोकोल, सही है, ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, तो ये चीजें पे। हाँ, मेरा एक दोस्त है ना, वो ये कहता है, मतलब वो है भी, उसका बच्चा है भी बीवीएस वगैरह पे, तो बोलता है यार रोज कुछ ना कुछ मंगाते हैं, और बोलता है मतलब कभी कभी 11 साढ़े 11 बजे जूते के डब्बे जूते वाले के पास जाके जमा कर लो। तो सर ये फिर मैं आपको सच बताऊं, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जो कैफ से लेकर फम तक का पीरियड होता है ना, ये आपके पास पूरे कैरियर का सबसे लॉन्गेस्ट वेकेशन होता है। वेकेशन होता है कैफ से लेकर फर्म में इंडक्शन पर जाने का। जब आपने कैफ के पेपर दिए, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दी, और फर्म में आप अभी गए नहीं है सर, उस टाइम पे जितना टाइम आपके पास उस टाइम में आप अवेल कर सकते हैं ना, घर में बैठे बैठे, क्योंकि सर अब आपको जिंदगी में कभी इतनी लंबी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आप इंशाल्लाह क्वालिफाई होंगे, जॉब शुरू हुआ सर, इसके बाद मैं आपको बता दूं ना, और ये बस अब इंसान मेहनत ही करता रहता है। और किसी आदमी ने सही भी कहा है कि एक मर्द को तो जिंदगी भर मेहनत ही करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मर्द ने काम करना छोड़ दिया ना, मतलब उस दिन उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे माशाल्लाह, इन्वेस्टमेंट है बहुत सारी, कुछ काम हम नहीं करते लेकिन उनकी वो इज्जत नहीं है, घर में बहुत बुरी हालात है उनके, सही है, हालांकि अगले बंदे ने भाई मॉडल क्रिएट कर दिया, इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसीलिए आप देख लें जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास इतना पैसा है कि वो अभी घर पे बैठते हैं, वो क्या पूरा खानदान घर पे बैठ जाए ना तो भी माशाल्लाह, लेकिन वो भी क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि सर अगर वो आपने काम नहीं किया, आपकी बॉडी गई और आपकी वो इज्जत ही खत्म। सही है सर, तो किसी ने मर्द को जिंदगी भर काम करते रहना है, और उसी में उसकी इज्जत भी और उसी में उसका मजा भी है। आपने जिस दिन काम था, आप जिंदगी से बोर हो जाएंगे। खैर आजकल की नस्ल का कोई भरोसा नहीं, आप लोग मीम्स देखते रहेंगे पूरा पूरा दिन, आप पूरा दिन मीम्स देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, है ना सर। फिर आप मतलब चले सर, आप अगर मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाहूँ उस तरफ तो एक्सट्रैक्ट्स भी बना दे सर। क्लाइंट पे जाने का मेरा भी सुबह आज तक फर्म जाने का दिल नहीं चाहता, मेरी तो अपनी फर्म है। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई भी क्लाइंट हो ना, वो इतवार को मैसेज करता नहीं, इतवार को मैसेज करता है। मैंने तो मेरे पार्टनर जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, और वो इतवार को क्लाइंट को जवाब देंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं अपने पार्टनर को एक बात कहता हूँ, मैं अपने पार्टनर को एक बात ये कहता हूँ, नहीं मैं कहता हूँ देखें आप क्लाइंट को बिगाड़ रहे हैं, भाई नहीं करे ना, आप इतवार को क्यों जवाब देते हैं,
मतलब मैंने कहा वो असल में क्लाइंट का मसला क्या होता है, क्लाइंट जो खास तौर पे हम तो स्टार्टअप के साथ, स्टार्टअप में जो यंग है ना वो पार्टी करते हैं, जो बुजुर्ग है ना, जो स्टार्टअप तो नहीं लेकिन पुराने बिजनेसेस है माशाल्लाह, अब वो चाचा है, चाचा 60 के आसपास है, जिंदगी में कुछ करने की है नहीं, वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ के कंप्यूटर के सामने पूरा पीएनएल देख रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। मैं अपने बच्चों को भी कहा है संडे को क्लाइंट को जवाब नहीं दोगे, हाँ अगर कोई अर्जेंसी हो जाए तो वो एक अलग बात है, वरना भाई संडे तुम्हारा है यार, तुम उसमें भी क्लाइंट को एक दफा जवाब दोगे, 4 दफा उसकी फिर आदत आदत होगी ना सर। तो मैंने कहा मेरे पार्टनर लेकिन वर्कहॉलिक है भाई, वो क्लाइंट को फुल टाइम खुश रखते हैं माशाल्लाह, तो मैं कहता हूँ भाई ये सब मुझसे नहीं होता यार। हाँ सर एक्सट्रैक्ट्स पे आते हैं, क्यों शाहजैन? लेकिन सर ऐसा भी नहीं करना कि बेचारा क्लाइंट के साथ आप गेम कर दें। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने क्लाइंट की बजा कर, अल्लाह माफ करे, मतलब भाई क्लाइंट के सिस्टम में मसले नहीं, क्लाइंट के सिस्टम में सीख लिए, सही है उसकी बात। एक मेरा क्लाइंट था, अब मेरा एक बच्चा है, उसको मैंने कहा यार देख दूसरा बंदा है ये फर्म छोड़ के जा रहा है तो उससे काम सीख ले, उसने सीखा नहीं सही से, तफरी में बहुत इजी है कर लूंगा, क्लाइंट पे उसको जाके बैठा दिया, उसने जो उल्टी सीधी एंट्रियां मारी है, क्लाइंट का पूरा सिस्टम आउट। सही है, क्लाइंट का पूरा सिस्टम आउट। फिर भी वो क्लाइंट बेचारा इतना अच्छा है, अच्छा क्लाइंट को ये फील होने लगा, वो क्लाइंट वो जो ना, अब वो अच्छा अब वो क्लाइंट को फील भी होने लगा, उसने उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा किया तो बच्चे का मुंह हो गया बिल्कुल रोने जैसा। तो क्लाइंट इतना अच्छा है कि बच्चे को पिज्जा मंगा के खिलवा रहा है, उसकी एक खैर दुकान टाइप की है। फिर मैंने उस बच्चे को हटाया, उसकी क्लास ली, मैंने कहा बेटा एक क्लाइंट बहुत अच्छा है, इस बेचारे ने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तूने उसके पूरे सिस्टम की वाट लगा दी है। और वाकई में उसने भाई उसके रिसीवेबल कहाँ कोई 20,000 के थे, 2 लाख के रिसीवेबल, मतलब 2021 की सेल्स रिकॉर्ड कर ली 2020 में जाके, फुल टाइम उसने सीख गया, आखिरकार वो क्लाइंट के सिस्टम की वाट लगा के सीख गया, लेकिन वाट लग चुकी थी। तो भाई कुछ लोग क्लाइंट के साथ भी सर कर देते हैं। जी सही साहब, कितने की डेप्रिसिएशन थी? 20765, कितना हो गया सर राइट ऑफ यूज, जल्दी बताएं। हमने कहा सर लीज के बाकी हमारे पास आएगा लीज लाइबिलिटी, सारे का सारा करंट मैच्योरिटी ऑफ लीज लाइबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि सर 1 साल के अंदर ही पे करना है ना, 1 साल से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो वो कितना है? 23788। नॉन करंट तो कुछ भी नहीं ना, क्योंकि हम कहां खड़े हुए, 31 दिसंबर X3। क्या हम यहां तक क्लियर है सर? क्या हम यहां तक क्लियर है? पक्की बात है, बढ़ जाए आगे। 8:30 बजे ऑफ करके नमाज पढ़ लेते हैं ना सर। तो सर बड़े आगे, यहां तक किसी का कोई भी सवाल है सर? यहां तक किसी का कोई भी सवाल है? चलें सर आगे बढ़ूंगा। इस सवाल के पहले लिख दें लर्निंग आउटकम, इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम नंबर 1, इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम नंबर 1। लीज रीअसेसमेंट ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू वेरिएबल पेमेंट्स, इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम नंबर 1। लीज रीअसेसमेंट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स में चेंज की वजह से लीज हो गई रीअसेस। लर्निंग आउटकम नंबर 2, change in variable payments, change in variable payments due to change in due to non-inflation based factors, change in variable payments due to non-inflation based factors, due to non-inflation based factors। इन्फ्लेशन भी है, लेकिन हमने दूसरे उसमें देखा ना कि किस तरीके से जो है नॉन इन्फ्लेशन बेस्ड फैक्टर्स है। सही है सर। चले सर अगला सवाल अभी हम पढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर
क्या है जी 5। लेसी रिक्वायरमेंट है हाउ शुड दिस ट्रांजैक्शन अपीयर इन द फाइनेंशियल ऑफ लेसी एट ईयर 1 2 एंड 3। तीनों सालों में ट्रांजैक्शन कैसे अपीयर होगी। कह रहा है लेसी इंटर्स इनटू अ 10 ईयर लीज। कितने सालों की लीज पे एंटर हो रहे हैं 10 साल। लेसी इंटर्स इनटू अ 10 ईयर लीज ऑफ अ प्रॉपर्टी विद एनुअल लीज पेमेंट्स ऑफ 50,000। सालाना लीज पेमेंट्स कितनी है 50,000 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल की बिगिनिंग पे। Contract specifies that lease payments will increase every 2 years on the basis of increase in the consumer price index for preceding 24 महीने। ठीक है जी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एट द कमेंसमेंट डेट इज 125। सर सीपीआई कमेंसमेंट डेट पे कितना था 125। ठीक है सर, फिर क्या हुआ the rate implicit in the lease is not readily determinable. Lessee's incremental borrowing rate is 5% per annum, which reflects the fixed rate at which lessee could borrow an amount similar to the value of the right of use asset in the same currency for a 10-year term and similar collateral. मासूमाना सवाल है, implicit rate निकालूंगा या incremental पे वर्किंग कर लूंगा। कितने लोग करें implicit rate निकालूंगा। नहीं सर जरूरत नहीं है निकालने की, होशियारी पढ़ के वो आईआर वाला फार्मूला नहीं खुदारा, इंक्रीमेंटल दिया है ना इसने। हम कहानी किस पे कर लेंगे इंक्रीमेंटल which reflects the fixed rate। सही है। lessee is also required to make variable payment for each year of lease which are determined as 1% of lessee sales generated from leased property। हाय सर अब हमने कहा हमें वेरिएबल पेमेंट्स तो देनी है लेकिन ये 1% ऑफ दी सेल्स भी देनी है। अब मुझे बताइए वेरिएबल पेमेंट्स इंडेक्स या रेट पे, तो ये किस पे है सेल की बेस पर है, अदर फैक्टर है। तो इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा मैं, क्या एंट्री बनेगी पीएनएल डेबिट, क्योंकि लेसी पेमेंट कर रहा है। हाँ लेसर, लेकिन हम तो लेसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना सर। लेसी कहेगा ये एक तरह से मेरा एक्सपेंस है। सही है सर। अब इसने दे भी दिया है लेसी जनरेट सेल्स ऑफ 8 लाख 9 लाख 50 एंड 1210 ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। ठीक है जी। फिर इसने कहा ऑफ द लीज फ्रॉम द लीज प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। हमने कहा at the beginning of year 3 the CPI index is 135. How would these transactions appear in the financial statements of lessee at year 1 year 2 and year 3? सर क्या ये सवाल आसान है क्या। सही है सर। सर कितने साल की पेमेंट्स है 10 साल की लीज है ना सर, ऐसा ही है सर। अगर 10 साल की लीज है आपको रिवाइज्ड है, हमने क्या किया है एडवांस का केस है। किसका केस है एडवांस का केस है। तो अब हम क्या करेंगे सर, इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे लेकिन इतना टाइम है नहीं, शायद 8:30 हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप सब इसकी लीज लायबिलिटी तो निकाल दें, कितनी आएगी अभी, फिर बढ़ाएंगे आगे। कितने आ रही है 405391। यस सर। अच्छा अब सर मैं सिर्फ आपको ये चीज सिखाऊंगा, अगर एडवांस का केस है तो आपके टेबल को थोड़ा सा आपको इस वाले फॉर्मेट में अमेंड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 6 कॉलम वाला टेबल। कितने वाला 6 कॉलम वाला। ये सवाल आसान है सर। अब ये टेबल कितने कॉलम वाला हो जाएगा 6
6 कॉलम वाला हो जाएगा। कैसे सर? हमने कहा ईयर, डेट, पीरियड, ओपनिंग लाइबिलिटी लेंगे आप, अब आप रेंट देंगे, फिर आप ये जो, ठीक है सर, फिर आप इसके ऊपर लगाएंगे क्या? इंटरेस्ट, क्योंकि सर यहां पर हमने कहा कि इंटरेस्ट किस पे आएगा? इसके ऊपर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? में से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो आगे जाके हमारे लिए एक्सट्रैक्ट्स बनाने में इसमें आसानी हो जाएगी। सही। तो सर ये वाला टेबल आप लोग कॉपी करेंगे, इस सवाल को आपने घर से ट्राई करना है, लेकिन इसको हम अगली क्लास में भी कराएंगे। लेकिन अगली क्लास हमारी अगले हफ्ते कोई भी क्लास नहीं होगी, और उसके बाद भी जो होगा जुमेरात जुम्मा, मतलब समझे 5 क्लासों के बाद हम मिलेंगे अब छठी क्लास में इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली। सही है, और छठी भी हो सकता है हो जाए, जो 7वीं में तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। सही है, मेरी मतलब कुछ ट्रिप है मेरी जो है लाहौर की उस तरफ की। सही है, तो जो है अपना क्या कहते हैं, नहीं वही, एक तो खैर फर्म ऑडिट नहीं है, जो हमारी पेरेंट फर्म है जिसके साथ में उधर एक आध विजिट करना है। उसके अलावा जो है वैसे ही मैंने कहा कि यार जो है ना ये पीरियड होता है कि कैफ का कोर्स खत्म हो तो आपको थोड़ा सा तो इंशाल्लाह, तो उस तरफ भी तो मैंने कहा कि जो है तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह, आप समझें तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, है ना सर। तो इसमें उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जितने कोई पुराने लेक्चर्स हैं, पेंडिंग है, कुछ भी है, वो सब कर सकते हैं, ताकि जब हम इंशाल्लाह आगे बढ़े तो आप हमारा 2 हफ्ते तक जाया नहीं कीजिएगा, पास्ट को निपटाइएगा। सही है सर, जो पिछली चीजें रहती हों उनको निपटा चुके हैं तो रिवाइज कर लें, क्योंकि सर जिनकी जून अटेम्प्ट है तो यही रमजान वाला फैक्टर है, उसका थोड़ा वो है। क्विकली एक दफा मैं रिवाइज करा देता हूँ सर। आप अब तक जो हमने लीज में पढ़ा था, स्पेशली जो आज की क्लास है उसको, सर लीज पे हमने लेसी अकाउंटिंग पढ़ी, हर लीज, फाइनेंस लीज, लेकिन चंद एक क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज, ऑप्शनल एग्जम्पशन, लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म। फिर आगे हमने कहा कि फाइनेंस लीज में, लीज लायबिलिटी में 5 बातें और राइट ऑफ यूज में 4 बातें। फिर आगे बढ़े, हमने कहा कि लेसर के लिए हर लीज फाइनेंस लीज नहीं होती, 8 कंडीशंस हैं, 8 में से एक भी मीट हो जाए तो फाइनेंस, नहीं तो क्या है, ऑपरेटिंग लीज। फिर मैं और आगे बढ़ा और मैंने क्या पढ़ा, मैंने कहा सर राइट ऑफ यूज में क्या क्या चीजें आती हैं, लीज लायबिलिटी में, सही है, क्या क्या चीजें आती हैं, फिर हमने डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब चीजें भी पढ़ी। और सर फिर मैंने जो है इसके बाद आ गया आज की क्लास में मैन्युफैक्चर डीलर लेसर, वो शख्स जो कि भटक गया है, उसकी अकाउंटिंग हमने देखा, नॉर्मल प्रॉफिट कम होना चाहिए और सूदी इनकम ज्यादा। फिर मैं मजीद आगे बढ़ा और क्या पढ़ा, हमने कहा कि आपका रेवेन्यू मेजर होना चाहिए लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। सही है सर। फिर हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ सेल में से आप माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी और आईडीसी पीएनएल में। फिर हमने आज की क्लास में सर हमारे पास लीज के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो 2 तरीके से आती हैं, एक होती है रीअसेसमेंट, एक होती है मॉडिफिकेशन जिसमें लेसी लेसर को दोनों को मिलकर करना होता है, लेसी को लेसर की इजाजत चाहिए, लेकिन रीअसेसमेंट में कोई इजाजत नहीं चाहिए। और हमने कहा लेसी की बस अपने एस्टीमेट चेंज होते हैं, एस्टीमेट किस किस के, लीज टर्म के, बीपीओ को, टर्मिनेशन को एक्सरसाइज करने के, नहीं करने के, और हमने कहा जीआरवी चेंज होने के, वेरिएबल पेमेंट्स के। फिर हमने कहा सर वेरिएबल पेमेंट्स 2 तरह की होती है, इंडेक्स बेस्ड, नॉन इंडेक्स। जो इंडेक्स बेस्ड से वो रीअसेसमेंट का वजह बनेंगी, नॉन इंडेक्स बेस्ड जो रीअसेसमेंट की वजह नहीं बनती हैं, वो पीएनएल के अंदर चली जाती हैं। फिर सर हमने देखा आज की क्लास में कि वेरिएबल पेमेंट जो इंडेक्स की वजह से होती है, उनकी वजह से जो चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। हमने देखा कि हम लीज लायबिलिटी को रिवाइज कर देते हैं। सही है सर। हम मिलेंगे इंशाल्लाह जब 2 हफ्ते के बाद, उम्मीद करता हूं कि आप होंगे चीते और मेरे साथ सब बच्चे होंगे, जो बच्चे लाइव नहीं है वो भी इंशाल्लाह लाइव हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।